इसमें भी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ कि ग्रोथ का रेट किस वाले रिएक्टर के अंदर कैसा जाएगा और ऐसी बहुत सारी बातें जो हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। इसी का जो बड़ा वर्जन है फिर उसे बोलते हैं हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। स्टार्टिंग के पार्ट में हम लोग ये समझते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे काम होते हैं, और फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पार्ट में अब हम लोग कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं और खास तौर से इसमें अपस्ट्रीम प्रोडक्शन, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्शन, यील्ड्स और फिर जो लार्ज स्केल वेरिएशंस हैं कि कैसे आप एनिमल, माइक्रोबियल, प्लांट कल्चर प्लेटफॉर्म्स तैयार करते हैं, उनके लॉजिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं, कैसे आप बायोमास प्रोड्यूस करोगे, प्रोटोकॉल क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए आप किस तरह के कल्चर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हो। तो यहाँ पे जनरली वी वांट टू आल्सो नो अबाउट द माइक्रोब्स which we are going to use, the medium which we are going to use, the process, and what kind of products are they going to produce in which particular phase of the growth cycle. Like every growth cycle has four phases: lag, log, stationary, and decline. So, what kind of output you want? You want a secondary metabolite or you want a primary metabolite? You want a biomass or you want something else? So वो कब प्रोड्यूस होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि माइक्रोब्स उसे कब बनाना चाहते हैं। देन ये सब करने के बाद में आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। इंडियड ये बोल दीजिए कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बेशक उन्होंने एक अलग यूनिट डिफाइन कर रखा है, बट इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आप पहले ही कर चुके होते हो। जैसे कि टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये एंथर, एम्ब्रियो, ओवरी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमा क्लोनल, ये सब बातें तो आप ऑलरेडी प्लांट टिश्यू कल्चर में कर चुके हैं। डीएनए रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो डीएनए बायोलॉजी के अंदर, ये आपके रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर आ गया है। सिमिलरली ये आपके प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर और ये भी आपके प्लांट और एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर जनरली काउंट हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 13 जो पार्ट है इस यूनिट का, वो एक जस्ट तरह पहला चीजों का रिवीजन मान लो, ये कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है जहां आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस पूरे सिलेबस को ये 13 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट क्या हम लोग के पास ये 13 पार्ट्स करने का टाइम है अभी? तो भाई पूरा तो हम नहीं कर सकते ना। तो फिर पार्ट 3 आता है कि हम अपने इस सेशन को, मतलब जो ये हमारी तैयारी चलने वाली है, इस तैयारी को हम शॉर्ट टाइम में कैसे करें। तो अभी टाइम है हम लोग के पास ब्रेक का, और लगभग 5 से 6 मिनट, 7-8 मिनट के बीच में मैं आपको एक सेकंड लिंक भेज रहा हूं और यहां पर हम शुरू करते हैं पार्ट थर्ड से आगे। तो पार्ट थर्ड को समझने के बाद में हम थोड़ी सी बात और करेंगे। कुछ एक बड़ी क्रूशियल चीज़ें हैं, खासतौर से एक तो प्रिपेयर के लिए तरीका क्या होना चाहिए और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। इन चीज़ों को करने के बाद फिर हम लाएंगे क्वेरी सेशन के ऊपर। तो अभी आपके पास ब्रेक है तकरीबन 5 से लेकर के 6-7 मिनट के आसपास का। अपने व्हाट्सएप पे ध्यान रखिएगा, लिंक आएगा आपके। तो क्वेश्चन ये था कि क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम सब कुछ रेडी कर लें? तो नो डाउट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो फिर हमें शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें 100% नंबर लेके आने की बात नहीं चल रही। देखिए जिस तरह का इसका नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे वो 60-65% के आसपास जाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग अगर 70% मार्क्स के लिए मेहनत करना चाहें तो बेहतर रहेगा। आप 70% से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो आप अगर आप सेक्शन ए में अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन कर डालो और सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन। अब अगर मैं 60 की बात कर रहा हूं तो फिर तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जितने आपको करने चाहिए उतने ही करने हैं 60। बट क्यों नहीं करने चाहिए आपको? भाई आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 100 में से आपको 60 पिक करने हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते हुए आ रहे हो, तो भला आप 60 क्वेश्चन क्यों पिक नहीं कर सकते वहां पर? जबकि पेपर भी कोई इतना टिपिकल नहीं है कि वहां पर 60 क्वेश्चन आराम से ऐसे ना मिल पाए जिनमें नेगेटिव के चांसेस ना के बराबर हो। तो इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना है अपनी तैयारी करते हुए। फिर आप जो टॉपिक सेलेक्ट करोगे कि आपको अगर सारा सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है इस टाइम, तो जिन टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो ये टॉपिक खास तौर से कौन से होने चाहिए? देखिए टॉपिक सबसे पहली बात कंटिन्यूएशन के टॉपिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीएनए बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं डीएनए बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं आरडीएनए करना चाहता हूँ।
आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं पहले डीएनए बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जो बॉटनी वाला पार्ट है प्लांट्स का वो पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जो एनिमल वाला पार्ट है वो पढ़ लेता हूँ। तो देखिए इन तीनों चीज़ों का आपस में रिलेशन नहीं है। बेशक डीएनए बायोलॉजी का कुछ पार्ट इस्तेमाल होता है बॉटनी जूलॉजी में भी, लेकिन आपको बॉटनी पढ़ने के लिए बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी पढ़ने के लिए बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डीएनए बायोलॉजी पढ़ने के बाद में सीधा आरडीएनए के ऊपर आ गए, तो आपकी काफ़ी सारा जो नॉलेज डीएनए बायोटेक का डीएनए बायोलॉजी का था वही इस्तेमाल होगा आरडीएनए के अंदर भी। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यूस टॉपिक्स बोलते हैं। दूसरा आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए ऑप्टिमल फॉरेजिंग स्ट्रेटजी। ये असल में एक इकोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली टर्म है। जैसे मान लीजिए कि कोई शेर है और शेर को एक शिकार करना है, तो शिकार करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो एक चूहे के पीछे हाथ मारना शुरू कर दे, प्लीज डोंट डू इट। तो या तो वो एक चूहे के पीछे अपना कोशिश कर रहा है या फिर एक हिरण के पीछे, और मान लीजिए वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेगा तो इनमें से कोई सा भी एक एनिमल उसे मिल जाएगा। लेकिन चूहे को पकड़ने के बाद में इतनी मेहनत करने के बाद जो उसके पास कैलोरीफिक वैल्यू का जो खाना आया वो काफ़ी कम है। जबकि अगर उसने इतनी मेहनत करने के बाद में हिरन पकड़ा होता तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू होती जो उसे मिला खाने के रूप में। तो यहाँ भी हम लोग ये बोलते हैं कि जब आप किसी टॉपिक को तैयार कर रहे होते हो तो आप इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो कि उस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको कितने घंटे खर्च करने पड़ेंगे और बदले में कितने नंबर का मटेरियल आप रेडी करोगे। तो इसलिए ऑप्टिमल फॉरेजिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप पढ़ने के लिए वो टॉपिक सेलेक्ट करोगे जिन टॉपिक में मेहनत कम हो, नंबर ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इन दो पार्ट्स के अंदर आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ जाएगी लेकिन नंबर कम मिलेंगे। लेकिन जब मैं डीएनए बायोलॉजी की बात करता हूं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, तो वहां पर एज कंपेयर टू बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के मेहनत कम करने को मिलेगी लेकिन नंबर ज़्यादा आएंगे। सिमिलरली सेल बायोलॉजी। तो ऑप्टिमल फॉरेजिंग के थ्रू ही आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान करके अपने टॉपिक पिक करते हो। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके लंबे लंबे बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत बनाओ रिवीजन के लिए। हमेशा शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ड्रॉ करो। आपका जो समरी बुकलेट होगा, आपकी समरी बुकलेट में पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। एग्जाम से एक रात पहले आप बैठ करके 1000 पेजेस को रिवाइज करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपके पास सपोज 40 पेजेस में आपकी कोई यूनिट है जो आपने डायग्राम्स के फॉर्मेट में क्रिएट कर रखी है, तो उसको रिवाइज करना काफ़ी आसान होता है। इसके साथ ही क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है और जो पैटर्न है और जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो सिलेबस मैच करता है कुछ दूसरे एग्ज़ाम के साथ भी, तो मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि आप इस एग्ज़ाम को और बढ़िया प्रिपेयर करने के लिए गेट, जेएनयू के दूसरे एग्ज़ाम्स जो पहले वाले थे और डीबीटी, इन तीन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके उन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, क्यों हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अपने आप पर बिलीव भी करो कि तुम ये कर सकते हो। अगर आप किसी काम को ये कर रहे हो कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते, जस्ट ट्राई मार रहे हैं, होगा तो है नहीं, ट्राई कर रहे हैं, तो तुम हार जाओगे। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है तुम्हारा एटीट्यूड काम करने को लेकर के। डू और डाई टाइप का, या तो करो या मरो। मरने के लिए नहीं, कोई नहीं बोल रहा। पॉइंट ये है कि काम करते हुए आप अपने पूरे फोकस को ध्यान रखोगे और अपने सिर पर, अपने माइंड के ऊपर इस बात को लाद करके रखोगे कि ये एग्जाम आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये एग्जाम ना हो जाए तब तक आप बाकी किसी और चीज में अपने कंसंट्रेशन को डिविएट नहीं कर सकते। कुछ दिन की बात है, तो कुछ दिन के लिए यारी दोस्ती, लड़ाई झगड़े छोड़ छाड़ करके सारा कंसंट्रेशन केवल दिन रात इस एग्जाम के ऊपर लगाओगे तो तुम इस एग्जाम को जीत सकते हो। पार्ट 4, जैसे कि अभी हमने लास्ट पार्ट में ये समझने की कोशिश की कि हमें टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए, सारे टॉपिक के पीछे ना भागे। तब हम टॉपिक सेलेक्ट कैसे करेंगे? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। हालांकि मैं इस डायग्राम की बात भी कर दूं जो आपके सामने फोटोग्राफ है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है क्रोमेटिन का। ये 11 नैनोमीटर फाइबर है और ये 30 नैनोमीटर फाइबर है, जिसे हम लोग यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में जानते हैं। दिस इज यू क्रोमेटिन और दिस इज हेट्रो। जब जीन एक्सप्रेस करती हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो इस वाले फॉर्मेट में होता है। इसमें ये आपके न्यूक्लियोसोम्स हैं
जो ये बॉल्स हैं और जो बीच में पतला सा आपको फाइबर दिख रहा होगा, ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो डीएनए को पैक करने के लिए इस तरह का सिस्टम जनरेट होता है, और ये इमेजिनरी डायग्राम्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, जैसे कि रियलिटी में होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो सेम ऐसे ही जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई भी आपकी बीट्स ऑन द स्ट्रिंग टाइप से होनी चाहिए। जैसे कि मेरी सलाह यह है आपसे कि सबसे पहले आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। क्यों? जब तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स, इनके बारे में अपनी नॉलेज बनाओगे। आप जानते हो ना कि ये जो 4 बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को जोड़ करके अल्टीमेटली सेल बनती है। तो फिर अब आप इन सबको मिला करके नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने शुरू करोगे, अब आप सेल की बात करोगे। तो सेल में जो मेम्ब्रेन है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म है, अब आपको वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपका एक फाउंडेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। सेल बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर जाते हो, और नेक्स्ट स्टेज बोलती है कि चलो अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मतलब आपने सेल स्टडी कर ली, सेल के अंदर न्यूक्लियस देख लिया आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया। अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है, मैं इस डीएनए की बात करता हूं। फिर आप डीएनए कैसे काम करता है, कैसे वो कटता जुड़ता है, या फिर क्या उसे मॉडिफिकेशन होते हैं, आप ये सब बातें कर सकते हो। फिर उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी पर आओगे, क्योंकि अब आप सेल जान चुके हो, सेल क्या होती हैं, आप डीएनए जान चुके हो, तब आप बैक्टीरिया को कंपेयर कर सकते हो, आप वायरस को कंपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू सेल के। और जब आप बैक्टीरिया वायरस को पढ़ते हो और आप ये भी जानते हो कि ये चीजें डिजीज कॉज करती हैं, तो फिर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ सकते हो इसके बाद। तो जब आपने ये कुल मिलाकर के 5 टॉपिक कवर कर लिए, आप इम्यूनोलॉजी पढ़ चुके हो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तब आप आते हो डीएनए इंजीनियरिंग पर। क्योंकि डीएनए इंजीनियरिंग करते हुए आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल करोगे और इम्यूनोलॉजी का भी, एंटीबॉडीज वाली कहानियों का भी। अब डीएनए इंजीनियरिंग में आपने क्या समझा कि आप डीएनए को कैसे काट छाट सकते हो, डीएनए को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो अपनी अपनी जो काम, जो आपके टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड देन इसके बाद आप पढ़ते हो प्लांट टिश्यू कल्चर। अब आप जो डीएनए में आपने अभी तक देखा कि आप डीएनए को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, अब इसी को आप आगे बढ़ा करके इसमें मॉडिफिकेशन ला रहे हो कि हम प्लांट्स के अंदर ये काम करना चाहते हैं, हम प्लांट्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या प्लांट के सेल को अपने अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहते हैं, कि हम उससे सीड्स बनाएंगे आर्टिफिशियल, या फिर हम माइक्रो प्रोपेगेशन करके हम लोग डिफरेंट प्लांट्स क्रिएट करेंगे, या फिर हम लोग सोमा क्लोनल वेरिएंट्स बनाएंगे। और फिर सेम इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम लोग एनिमल टिश्यू कल्चर भी करेंगे। देन इसके बाद एग्रीकल्चर बायोटेक का नंबर आएगा। लेकिन जब तुम एग्रीकल्चर बायोटेक खोल के बैठोगे, तुम कहोगे ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये तो केवल रिवीजन आ गया अब इसका। तो ये जो सीरीज है, ये आपके माइंड को प्रिपेयर करेगी। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप रेडी हो सेल बायोलॉजी के लिए, जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप रेडी हो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए, एंड सो ऑन। इनडीड आप ये भी कहोगे कि यहां पे आपको 100% टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी में आपको तकरीबन 70% टॉपिक नए पढ़ने पड़ेंगे, 30% टॉपिक्स वो हैं जो ऑलरेडी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके। सिमिलरली जब आप डीएनए बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे आते हो, तो यहां भी 70% के आसपास नए टॉपिक होते हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन वही है जो पुरानी है। और जब आप माइक्रोबायोलॉजी में आते हो, तो आपको यहाँ पे केवल 40% जो सिलेबस में डिफाइंड है, केवल वो आपको नया दिखता है, 60% आपको लगता है तो पुराना है। इम्यूनोलॉजी में आप कहते हो कि मेरे पास 60% नई इंफॉर्मेशन आ रही है, और जो बाकी बची हुई 40% है, ये तो मैं ऑलरेडी दिख चुका हूं बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में। जब आप डीएनए इंजीनियरिंग पे आते हो, तो आप कहते हो मेरे पास तो इंफॉर्मेशन सही मायने में केवल 35% के आसपास नहीं है, 65% इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस स्टडी में कर चुका हूं। जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हो, तो यहां भी आपको 30% के आसपास का मटेरियल नया है, बाकी 70% आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इमेजिन करो, अगर आपने पहले डीएनए बायोलॉजी पढ़ा होता, फिर आप कह रहे थे कि चलो मैं एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़ लेता हूं, फिर आप कह रहे थे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेता हूं, तो आपको हर बार 100% टॉपिक्स को करना पड़ता। इसलिए कंटिन्यूएशन में जब हम पढ़ते हैं, तो प्रीवियस इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन वो यूज होनी चाहिए आगे वाले टॉपिक के अंदर,
तब भी एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, वरना पढ़ते तो सब लोग हैं ना। आप जानते हो कि एक ही क्लास के अंदर सब बच्चे एक ही टेक्स्ट मटेरियल, एक ही तरह के फैकल्टी से पढ़ाई कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और काफी सारे लोग हैं जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। तो जो ये क्वालिफाई ना करने वाले लोग हैं, उनका इशू यही है, वो एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और सडनली अब कुछ और उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, उनका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए वो गोल गोल घूमते रहते हैं, उनकी तैयारी जो है क्रैश कर जाती है। तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझदारों की तरह पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब रही बात टेक्निक की, तो टेक्निक में आप पाओगे सही मायने में कि 10% टॉपिक नए हैं, क्योंकि टेक्निक का काफी बड़ा पार्ट आप बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ऑलरेडी कर चुके हो, और रही सही बात आपने यहां डीएनए इंजीनियरिंग में कर लिया। तो जो टेक्निक का जिक्र यहां नहीं आया, केवल वही टेक्निक है जो आपको और अलग से पढ़नी है। अदरवाइज जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन की बात कर रहे हो, तो आप वहीं पर प्रोटीन सेपरेशन को लेकर के एसडीएस जेल के डायग्राम या फिर क्रोमेटोग्राफी वहां क्यों नहीं देखते आप? इंडियट वहां तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिमिलरली जब आप डीएनए बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तभी वहीं पर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों नहीं पढ़ते, या फिर आप पीसीआर क्यों नहीं पढ़ लेते वहीं पर? जब आप कह रहे हो कि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे होता है सेल के अंदर, तो आप वहीं पर ये क्यों नहीं पढ़ लेते कि डीएनए रेप्लिकेशन आउटसाइड द सेल इन विट्रो एंड टेस्ट ट्यूब पीसीआर से होता है? प्रिंसिपल ये है। तो वहां पर टेक्निक को समझना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा बढ़िया भी होगा। जो कुछ एक टेक्निक रह जाती हैं उन्हें हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। सिमिलरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये थोड़ा सा अलग बन जाता है। इसमें आपको लगभग ज्यादा भी नहीं तो 80% के आसपास आपको नए टॉपिक करने पड़ते हैं, लेकिन इन टॉपिक को समझने का प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से निकल करके आता है, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप प्रोटीन एंड डीएनए, आप इन दो चीजों को बहुत फोकस कर रहे होते हो। अब आई बात केमिकल इंजीनियरिंग की, आउट ऑफ द लीग चीजें हैं, लेकिन इन चीजों के अंदर भी अगर मैं बात करूं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, तो यहां माइक्रोबायोलॉजी से जो आपने चीजें इकट्ठी की हैं या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर जो टेस्ट डेवलप किया है, वो आपके यहाँ काम आ सकता है। बट स्टिल इन दोनों टॉपिक्स के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बोलता था कि मैं इनमें मेहनत ज्यादा है, नंबर कम है। तो लास्ट पार्ट जो है इसका, वो ये बोलता है कि आपको स्मार्ट होना चाहिए। देखो, एक क्लास में दो बच्चे हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बोलता है जी मैं सुबह 6 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ, रात को 12 बजे तक पढ़ता रहता हूँ, और तब भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और फिर एक बड़ा अजीब सा नालायक बच्चा भी है जो हर समय खुराफात करता रहता है, खेलता कूदता रहता है, कभी मूवी देख रहा है, कभी सीरीज देख रहा है, और एग्जाम वाले दिन वो एग्जाम क्रैक कर लेता है। दोनों में फर्क क्या है? ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े नेटफ्लिक्स अमेजन देख करके लोग बाग अपने एग्जाम क्लियर करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम क्लियर करने वाले दो तरह के लोग हैं, एक जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और एक जो कम मेहनत करते हैं। कम मेहनत करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई करोगे, पॉइंट ये भी नहीं है। पॉइंट ये है कि आप अपने काम को कितना एफिशिएंटली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास एक प्लॉट है, एक लैंड एरिया। इसमें किसान चाहता है कि वो इसमें गेहूं की फसल उगाए। इसके लिए इसे तैयार करना पड़ेगा। अब तैयार करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो किसान खुद इसमें खड़ा हो जाए और अपने आप हाथों से इसकी मिट्टी को कुरेदना शुरू कर दे, या फिर वो एक ट्रैक्टर ले आए और ट्रैक्टर पे बैठ करके वो इस पूरे खेत को तैयार कर दे। तो नो डाउट दोनों रास्तों में आउटपुट तो सेम मिला, लेकिन एक में टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, एक में कम था। तो जो दूसरा वाला तरीका है, रिसोर्सफुल है, रिसोर्स चाहिए उसके लिए, लेकिन वो स्मार्ट है। ऐसा भी होता है कि सेम रिसोर्स इस्तेमाल करके भी स्मार्ट और नॉन स्मार्ट के बीच में हम फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही टेक्स्ट बुक मैं दो लोगों को प्रोवाइड करूं, मान लीजिए लर्निंग दो लोग पढ़ रहे हैं। अब इनमें से एक जो है वो चैप्टर की एक लाइन से लास्ट लाइन तक सब कुछ पढ़ करके मकअप करने की कोशिश कर रहा है, और एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो उस पूरी बुकलेट के एक चैप्टर को एक पन्ने पर डायग्रामेटिक फॉर्मेट में लेके आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जो ये डायग्रामेटिक फॉर्मेट में लेके आया था, ये है जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, मकअप करने वाला नहीं। तो स्मार्ट के लिए आपकी प्लानिंग है जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो आप अपने जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो उस टेक्स्ट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लाइन लिखी हुई आ जाए कहीं पर, एक टेक्स्ट बुक में लाइन है कि
RNA polymerase can synthesize RNA from DNA। तो आप चाहो तो उस एक लाइन को एक लाइन के रूप में लिख लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप DNA एरो RNA और ऊपर RNA पॉलीमरेज। ये आपने अपनी शॉर्ट क्रिएट कर ली, क्योंकि ये लाइन आपने खुद अपने लिए शॉर्ट रूप में क्रिएट की है। तो जब भी आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप इसे पढ़ सकते हो कि ये लाइन बोल रही है कि RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज RNA फ्रॉम DNA। और फिर इसके नए रूप भी आपको दिखने शुरू हो गए। आप इस लाइन को ऐसे पढ़ सकते हो कि DNA इज कन्वर्टेड टू RNA बाय द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज, या फिर द प्रोसेस ऑफ DNA टू RNA इज कैटलाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज। मतलब अब आपका ज्ञान है जो इस एक चीज को कई रूप में दिखाता है। लेकिन पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ के समझना जरूरी है, और उसके बाद में आपको उसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल असेंबलीज में क्रिएट करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जो स्क्रीन पर ये इमेज है, ये इमेज हम लोगों ने क्रिएट की हुई है, जहां पे हम सेल साइकिल में इस्तेमाल होने वाले सारे मॉलिक्यूलर प्लेयर्स के नाम एक साथ देख रहे हैं। जब लेक्चर कंप्लीट पढ़ चुके होते हैं तो जैसे ही मैं MYC वर्ड दिखाऊंगा स्टूडेंट को, तो वो समझ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये अकेला एक वर्ड काफी है उसको रिवाइज कराने के लिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। कभी भी कहानियां पूरी ड्रॉ नहीं की जाती। अगर आपको कोई बड़ी प्रोसेसेस भी हैं तो आप चाहोगे कि एक डायग्राम के रूप में कन्वर्ट